गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन कब आती है पहले हम ये समझते हैं। नस्ट इक्वेशन एक तरीके से क्या दिखाती है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द, फर्स्ट हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे फिर हम ईएमएफ पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आता है। तो नस्ट इक्वेशन जो होती है वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट दिखाएगी, क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, नॉन-नस्ट इक्वेशन। नॉन-नस्ट या नॉन्स्ट इक्वेशन। ये हम जो नस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है जब भी हम लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो भी हम न्यूमेरिकल करते हैं सब रिडक्शन के हिसाब से करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई आयन है, उसकी वैलेंसी n+ है। n+ मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जितनी इसकी होगी आयन के ऊपर संख्या n की नंबर जितना होगा उतने ही वो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लो Mg+2 है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। Al 3+ होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम प्लस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जो जितना होगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा जितना यहाँ पर n दिखाई दे रहा है। तो जब लेने के बाद वो क्या बन जाएगा, m। ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पे 0 में जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमने एक इलेक्ट्रोड ले ली यहाँ पर जनरली, और उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी कि ये पॉसिबल है। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगी वो लिखेंगे हम। तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ये होगी किसी भी कंसंट्रेशन में जिसे हमें चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर है, ठीक है ना, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे जो आपको प्रोवाइड कर रखी हो कंसंट्रेशन उसके ऊपर। नहीं तो आपको पता है स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उनके लिए आपको क्या दिया गया होता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका फिक्स होना चाहिए। तो ये तब था जब हम ई नोट करते हैं, अभी हमने नोट नहीं लगाया। इसका मतलब हम किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड। इसका मतलब ई नोट आ गया, स्टैंडर्ड उसमें से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये कैलकुलेटेड है RT/NF। यहाँ पे बेटा LN लिखा है मैंने, LN मतलब नेचुरल लॉग, LN नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग के बाद हम लिखेंगे क्या, देखो ये होता है प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन। कभी आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो भी उसमें आता है ना, क्या होता है कि ये जो होता है प्रोडक्ट बटे में क्या होती है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, M, तो ये सबसे ऊपर आएगा। बटे में क्या आएगी कंसंट्रेशन, Mn+। बेटा इन जितनी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके नस्ट इक्वेशन के, आपने हमेशा ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि फॉर प्योर सॉलिड्स, फॉर प्योर solids, liquids or gases at 1 atmospheric pressure, the molar concentration is taken as 1। क्या लिखा है मैंने कि फॉर प्योर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मोलर कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1। इसका मतलब यूनिटी लेनी चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आपको कोई भी हो यहाँ पे स्टेट, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर आपको इस टाइप में मिला तो आपने उसको 1 लेना है। तो 1 लेना है तो हमारे पास एक तरीके से आप सीधा सीधा क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आयनिक कंसंट्रेशन लेनी है और कोई कंसंट्रेशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी बोला है, अब आप दोबारा लिख लेना इस इक्वेशन को, और वहाँ पर क्या कर दोगे, सिर्फ आप इसको, क्योंकि लाइन ने क्या कहा है कि ये कहा है, तो इसके बाद ये लाइन दोबारा लिखोगे आप, ये बन जाएगा, ये 1 हो गई, उसकी कंसंट्रेशन हमने 1 ले ली, ठीक है। अब इसको हम और लिख लेते हैं, नेचुरल लॉ को ओपन करके फिर लिखते हैं हम। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब जो हमारी इक्वेशन आई है वो क्या बन गई है, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln 1/mn+। इतना हमारे पास आ गया है। पहली बात समझ में आ गई है आपको।
दूसरी बात क्या है, अब आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो। नेचुरल लॉग को आप ओपन करके क्या लिखते हो, 2.303 लॉग, ठीक है ना। ये वैल्यू हम लिख देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2.303 RT बाय NF log 1/mn+ की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। तो हमारे पास मेन जो आ गई है ये आ गई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर E क्या है, यहाँ पर E क्या है बेटा, E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन जो भी दे रखी होगी कंसंट्रेशन, 2 मोलर 3 मोलर कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ आयंस एंड टेम्परेचर। तो ये तो किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद E0 जो था वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसके बाद आपके पास T क्या है, टेम्परेचर, और हमेशा किस में लेना है आपने, केल्विन के अंदर। यहाँ पर एक और चीज़ आई है आपके पास, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है, ये आपको पता है आयनिक कंसंट्रेशन है मेटल आयन की। ये दो चीज़ें हैं। ये N तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। तो एक जो नई चीज आई है वो क्या है, ये मेरे ख्याल से आपको फेराडेज लॉ अगर याद हो तो F क्या था, फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट तो फिर डिजिट्स में आती है पूरी प्रॉपर। तो F क्या है यहाँ पर, फेराडेज कांस्टेंट, तो F भी लिख लेते हैं हम। F क्या है, फेराडेज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने लिख लिया। आपको एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वैल्यू पता चल गई कि नस्ट इक्वेशन के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं। तो हम एक थोड़ा करके देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको टेम्परेचर फिक्स दे रखा है कि 298 केल्विन ही है, तो देखो टेम्परेचर 298 केल्विन है, ये आपको पता चल गया। आर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर आपने कितनी लेनी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू भी पता है आपको कितनी होती है, 96,500 कूलम। आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, जो E है E0 माइनस ये सारा सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा यहाँ पर, और सॉल्व होके वो कितना आ रहा है, ये आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, रूम टेम्परेचर हो, बेटा ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 298 केल्विन होगा, तो ही आपने ये सब वैल्यूज पुट करनी है, नहीं तो आप अलग अलग वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करोगे। अगर 298 केल्विन है मैंने मान लिया, तो फिर आपने क्या करना है, ये सारी हमने सॉल्व करके लिख दिया, और ये नीचे n आएगा, और log 1/mn+। ये सिर्फ तब यूज करनी है इक्वेशन जब आपको रूम टेम्परेचर दे रखा हो, सिर्फ ये दे रखा हो, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। नॉर्मली आपने अगर टेम्परेचर 300 है, 500 है, 700 है, कुछ भी है 298 केल्विन को छोड़ के, तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। और इन केस अगर वो 298 केल्विन है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको देखते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो, E, ठीक है ना, ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, E0 प्रोवाइड है, आपने E निकालना है, बाकी कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई थी, तो सेकंड इक्वेशन जो आई थी वो क्या थी, वही हम लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 में n log 1 बाई यहाँ पर Mn+ था। अब यहाँ पर हमारे पास कौन आई है, कॉपर को डिप किया गया है, कॉपर
सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना होगा उसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी तो आपको सिर्फ ये पता चला है कि आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, कैसे करोगे उसके लिए ये देखो, यहाँ पर हमें हमेशा रिडक्शन देखना है। तो यहाँ पर कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 में है, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये जो हम इसमें पुट करेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, log 1 कॉपर 2+, कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो हम लिख देंगे। आप लिख सकते हो सारा, 0.34 ये तो आ गई, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 log इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये इसकी कंसंट्रेशन ही है। आप इसको वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया आपका 0.1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे पूरा तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.31 वोल्ट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, और बहुत आते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल। नर्स्ट इक्वेशन में न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल ही है, इसका थ्योरेटिकल कभी नहीं आता। तो आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है या ईएमएफ पूछा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है तो आपने ये इक्वेशन करनी है। अब हम एक ईएमएफ का क्वेश्चन करेंगे, पहले ईएमएफ का इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमने एक सेल लिखी है, सेल लिखी नहीं है अभी लिखेंगे, कि हमने क्या बोला है कि जब हम सेल की बात करेंगे, अब सेल में 2 होती हैं, एक रिडक्शन हो रहा होता है एक जगह पर, एक पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो इसका मतलब 2 कंसंट्रेशन आएंगे हमारे पास आयनिक वाली। तो वो कैसे लिखेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे ये समझो। पहले हम एक कोई भी रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लो हमने जिंक लिया है और कॉपर +2 आयंस लिए हैं। ये आपने डनाइल सेल पढ़ी है ना, उसमें यही लेते हैं ना, एक जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक में डूबी हुई है, कॉपर में डूबी हुई। तो जिंक वाले का क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कॉपर वाले का क्या होता है रिडक्शन, ऐसे ही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक एनोड होती है, कॉपर कैथोड होती है, अगर आपको याद हो, ध्यान आ गया हो। तो मान लो ये रिएक्शन दी है, तो इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, जो अभी आपने इलेक्ट्रोड के लिए लिखा था ना, सेम इसके लिए लिखना है। देखो हमारे पास सेल किसी भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर प्रोवाइड होंगे, उसका ईएमएफ निकालेंगे। ये इस वक्त ईएमएफ है, ई सेल लिखते ही ईएमएफ हो जाता है। अगर आपको सिंपल ई लिखा है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं Zn + 2 Zn, ये क्या है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है अब, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैंने इन दोनों की जगह पे ये लिख दिया, क्या है ये सेल, तो इसका मतलब ये क्या है अब ईएमएफ। तो ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, जो सेम था ना, सेम टू सेम लिख दो, E0 सेल माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या था RT बाय NF, Ln नेचुरल लॉग था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अब देखो ये तो 1 होने वाला है क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये क्या है आयनिक, तो ऊपर आएगा जिंक आयन और नीचे आएगा कॉपर आयन। बस इतनी सी बात समझनी है। ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों नर्स्ट इक्वेशन के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको आप थोड़ा सा नेचुरल लॉग को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 2.303 RT बाय NF log जिंक आयन बटे में कॉपर आयन। ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर एक बात जो मैं बता रही हूँ, ये जो कंसंट्रेशंस है ना, यहाँ पर ये जिंक आयन की कंसंट्रेशन लिखी है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन लिखी है, क्योंकि इनके आगे एक ही है 1, मतलब 1 मोल है ना, ये 1 मोल जिंक आयन, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है। अगर मान लो किसी रिएक्शन में ऐसे हो जाए तो आप इसको फिर कैसे लिखोगे, आप इसका स्क्वायर लिखोगे। समझ में आ गया? इसका मतलब जितना कोफिशिएंट आगे लगा हो हम उतना लिखते हैं। हम एक एग्जांपल इसका भी करेंगे, इसीलिए मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि कई बार पजल करने के लिए ऐसे देते हैं। तो पहले आपको सिंपल सी बात है, पहले बैलेंस करनी है इक्वेशन, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस थी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी बैलेंसिंग की। इसके बाद हम करते हैं, ये तो हो गई हमारी मेन आ गई है हमारी इस पर्टिकुलर सेल के लिए।
उसके बाद अगर मान लो इफ टेम्परेचर 298 केल्विन है तो वही सारी वैल्यू, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये हो गई हमारी जूल पर केल्विन पर मोल। फैराडे आपको पता है, वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लोग, यहाँ पर है जिंक और यहाँ पर है कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आपने नस्ट इक्वेशन किसी भी सेल के लिए आप लिख सकते हो ईएमएफ के लिए। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, बस आपका क्या आया है, ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम लिख लेते हैं ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और ई सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यू ईएमएफ की आ रही है वो ई सेल है, और ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो वो फिक्स है उसी कंडीशंस पे जो हमने फाइंड आउट किया है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ई नोट सेल पहले भी निकलवाया हुआ है आपको, ई नोट सेल की वैल्यू निकलवाई थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशन आई थी तब बताया था ना आपको, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, जिंक आयन वाले के और कॉपर के दोनों के, तो आप ई नोट सेल आराम से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, राइट हैंड साइड मतलब जो आपका रिडक्शन हुआ है, जो आपकी कैथोड है उसमें से माइनस करना है लेफ्ट हैंड साइड जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है ना, और ई नोट सेल निकाल लोगे, वो वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ मैं। ये स्टेटमेंट है बेटा, कैलकुलेट ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन प्रोवाइड, ये इक्वेशन है हमारे पास। उनकी देखो कंसंट्रेशन दी हुई है, आपसे पूछा गया है क्या, ये थोड़ा नीचे लिखा जाएगा बेटा, नीचे लिखते हैं इनको। तो ये जो हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के। देखो रिडक्शन है कि नहीं है, +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो रिडक्शन वैल्यू ही है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो ई सेल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन में क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। देखो या तो हम पूरा लिखें 2.303 RT/NF, लेकिन यहाँ पे 298 केल्विन दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है तो हम 0.0591 अपॉन में n लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है बटे में यहाँ पर क्या आएगा और इसके में क्या आएगा, उसके लिए आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी। इक्वेशन आपको प्रोवाइड नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। देखो जो यहाँ लिखा होता है वो रिएक्टेंट होते हैं, जो बाद में लिखा होता है वो प्रोडक्ट होते हैं। तो देखो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ इसके लिए, तो कैडमियम प्लस में निकल +2 गिव राइज टू कैडमियम 2 प्लस में निकल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन हो गई है इसके अंदर। अब आपने क्या लिखना है, ये देखो प्रोडक्ट में क्या है कैडमियम +2, बटे में क्या आएगा निकल +2, तो आप लिख सकते हैं आराम से क्या आ जाएगा कैडमियम +2 ओवर निकल +2। हम इसको थोड़ा और यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, ये क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, पहले ये देखो ये भी बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 0 ये +2 ये +2 ये 0, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए बेटा। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, बैलेंस है, ये एक कैडमियम ये भी एक ये भी एक, तो इसका मतलब बैलेंस है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या चीज़ नहीं है, कैडमियम +2 आयन की कंसंट्रेशन वो ये रही 0.04, निकल +2 आयन की कंसंट्रेशन वो ये रही 2 मोलर सॉल्यूशन, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वैल्यू हो जाएगा, लोग आपको फाइंड आउट कर देगा। यहाँ पर ये वाली चीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम ई नोट सेल निकालेंगे। ई नोट सेल क्या होता है, राइट हैंड साइड में से आप क्या घटा दोगे लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसके लिए आपको इक्वेशन देख लो तो उससे पता चल जाएगा, या आप ये देख लो सेल रिप्रेजेंटेशन तो इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो कैडमियम जो है कैडमियम +2 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल +2 से निकल जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। या आप इस तरीके से समझ लो, जो इस साइड पहले लिखा जाता है लेफ्ट साइड में वो ऑक्सीडेशन होता है उसका, और यहाँ पर जो लिखा जाता है उसका रिडक्शन होता है। तो हमें किस में से माइनस करना है,
रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन बताना है। रिडक्शन कौन सा है? निकल वाला। यहाँ पे निकल का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो है -0.25, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में थी एनोड, वो कौन सी है? ये। तो इसका कितना दिया हुआ है? -0.4, ठीक है। तो ई सेल हमारा क्या आ गया? -0.25 प्लस में 0.4, आप माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई आपके? ये आ गई मेरे ख्याल से 0.15, 40 में से 25, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया इतना वोल्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट इक्वेशन है उसको आप लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमारा कितना आया? 0.15, ठीक है। प्लस में ही आया है हमारा, माइनस यहाँ पर क्या है? 0.0591 अपॉन में 2 लोग। यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन लिखनी थी हमें? कैडमियम की कंसंट्रेशन लिखनी थी, जो कितनी आई थी? 0.04, और यहाँ पर कितनी दे रखी थी? 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ई सेल जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.2 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व करोगे सारा तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। मेन जो होता है वो आपने इक्वेशन लिखना होता है, नस्ट इक्वेशन, उसमें गलती करते हो। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये बेटा हमने इक्वेशन के लिए लिख दिया है न्यूमेरिकल। क्या ये इक्वेशन तो ये दे रखी है, Mg2+ हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और Ag+ जो हो रहा है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। और देखो हमने पहले ही बैलेंसिंग कर ली है, तो ऑलरेडी ये अब बैलेंस दिए गई है आपको, नहीं तो नहीं दी हो तो आपने उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब कैलकुलेट ई सेल फॉर दिस रिएक्शन, EMF निकालना है आपने, आपको प्रोवाइड है ये, तो सिंपल है। आप पहले शुरुआत कर सकते हैं कि ई सेल, देखो यहाँ पर कोई आपको नहीं बताया गया कि आपने कितने उसके ऊपर करना है, टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप इसको 25 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं अगर आपको टेम्परेचर प्रोवाइड ना किया गया हो, नहीं तो हम लिख लेते हैं एट टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। तो ई सेल जो है, ई नोट सेल -0.0591 अपॉन में, अब यहाँ पे तुम देखो Mg ने दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Ag ने लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तब वो 2 Ag बना है। तो आप ये मत सोचना कि Ag ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है तो वो 2 का हुआ है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो बच्चे गलती करते हैं लिखने में, वो क्या करते हैं, अब यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन देखो, ये कितना है? Mg2+, इसके आगे क्या है? सिर्फ एक ही है, तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन आप लिखोगे, यहाँ पर बच्चे गलती करके आ जाते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आप नस्ट इक्वेशन गलत कर रहे हो। यहाँ पे क्या है? ये Ag+ लिखाते हैं, गलती क्या हुई है? Ag+ के आगे आपको कितना लिखा हुआ है? 2। मैंने कहा था जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हो, जितना डिजिट लिखा हो, वो उसकी पावर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा Ag+ का स्क्वायर। यही मेन चीज़ है। इस इक्वेशन को लिखने में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इक्वेशन ध्यान से तसल्ली से लिखनी है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Mg2+ प्रोवाइड है, कितना है? 0.13, ये वैल्यू पुट कर दो। Ag+ की वैल्यू 10⁻⁻⁴, ये पुट कर दो। ई सेल आप निकाल सकते हो, सिंपल होता है। क्या, कैसे निकालते हैं ई सेल? ई सेल निकालते हैं राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में कौन है आपके? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? Mg से Mg2+, इसका मतलब तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका मतलब तो ये क्या बनेगी? एनोड, तो ये बनेगी कैथोड। सिल्वर, तो सिल्वर वाली का कितना है? सिल्वर वाले का देखो आप पहले ये देखना रिडक्शन है कि नहीं है, रिडक्शन ही वैल्यू दे रखी है, तो सिल्वर माइनस यहाँ पे वैल्यू 2.37, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आई है इसकी? ई नॉट सेल इज इक्वल टू, प्लस में वैल्यू आई है बेटा 3.17 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। ये हमने सारी वैल्यू लिख दी है बेटा। ई नोट सेल हमने निकाल लिया था 3.17, एन की वैल्यू 2 आ गई थी, ये हमने लिख दिया मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, ये हमने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, और उसका हमने क्या कर रखा है? स्क्वायर, क्योंकि वो बैलेंसिंग के हिसाब से उसमें क्या आना था? 2 आना था, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.17 माइनस, इसको आप करोगे तो 0.02955, ये आ जाएगा लोग, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻8 प्लस में चला जाएगा, तो ये 1.3 में की फॉर्म में लिखो तो आप इसको लोग 1.3 × 10⁻7 बच जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3. इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आता है ये 0.21, तो आपका आंसर आ गया 2.96 वोल्ट।
इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है बेटा। अगर आपको प्रॉब्लम आई हो नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल करने में तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है, और शाम तक अपना भेज देना होमवर्क। थैंक यू क्लास।